मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। चलिए, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं नगरीकरण जेपीएससी फर्स्ट पेपर। और आज जो क्लास होगा, इतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ हो जाएंगे। जेपीएससी क्या, आईएएस के लिए भी सेफ हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं सरहुल की शुभकामनाएं झारखंड वासियों को देना चाहता हूं, सारे कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। आप लोग अधिकारी बने और इस प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर मनोरम राज्य में अपनी सेवा प्रदान करें। यहाँ की जनता जो जनजातीय बहुल राज्य है, यहाँ के जनजातियों का विकास जो है लंबे समय से नहीं हो पाया है। आज़ादी के लगभग 70 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी आप अधिकारी बने और क्या समस्याएं रह गई हैं उसको सोल्व करने का प्रयास करें। देखिए, जो सरहुल होता है यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है झारखंड में। इस पर्व को मुंडा जनजाति में सरहुल और उरांव जनजाति के द्वारा खद्दी और संथाल जनजाति के द्वारा बाप परब या बाप परोब कहा जाता है। और खड़िया जनजाति ने इस पर्व को क्या कहते हैं, जकोर कहते हैं। यह जो वास्तव में है झारखंड का वसंत उत्सव है, ठीक है। यह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत माह शुक्ल पक्ष तृतीया। इस पर्व में साल, जिसे सखुआ भी कहा जाता है झारखंड में, साल वृक्ष की अहम भूमिका होती है। साल वृक्ष आदिवासियों के जीवन का आधार है और जीवन के हर मोड़ पर काम आने वाला यह पेड़ है। इसी कारण आदिवासी इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं और आभार प्रकट करने के लिए इसकी पूजा करते हैं, साल वृक्ष की। आदिवासियों की यह धारणा है कि साल वृक्ष में बोंगा निवास करते हैं। बोंगा मीन्स जानते हैं आप लोग, देवता होते हैं। सरना पूजा स्थल को कहा जाता है, में साल के वृक्ष होते हैं। वहाँ पर सरई फूलों से, सरई फूल किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? साल के पुष्पों से पहान के द्वारा पूजा संपन्न कराया जाता है। 4 दिनों के इस पर्व को पहले दिन मछली से अभिषिक्त जल का, यानी कि मछली का डूबा हुआ जल जो होता है, जल का घर आंगन में छिड़काव किया जाता है, घर घर में। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है और पहान के द्वारा साल के नव पल्लवों को, नई पत्तियों को डंठल के साथ सूप में रखकर घर घर के दरवाजे पर लगाया जाता है, जो घर की खुशहाली के लिए शुभ प्रतीक माना जाता है। तीसरे दिन सरई फूल यानी कि साल के पुष्प को सरना स्थल में प्रतिष्ठापित किया जाता है और देवी देवताओं की पूजन की जाती है और इसमें मुर्गियों की बलि दी जाती है। उसके बाद सुंडी नामक प्रसाद जो है वितरित किया जाता है। मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आज बता दे रहा हूँ। चावल जो सुंडी होता है वो चावल एवं बलि में चढ़ाई गई मुर्गी जो होते हैं उसके मांस की मिली खिचड़ी होते हैं। रात होने पर अखरा, ठीक है, जो विशाल सा क्षेत्र होता है गांव के बीच में, नृत्य स्थल में नृत्य किया जाता है। चौथे दिन सरई फूल का विसर्जन, जो फूल को लगाया गया था उसको विसर्जन चौथे। देखिए, चारों दिन का अलग अलग आपका इसमें प्रावधान है। फिर लास्ट में विसर्जन भी किया जाता है, जिस ढंग से हिंदू लोग करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है कि तीसरे दिन ही फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। और जहाँ पर विसर्जन किया जाता है उस स्थल को गिड़ीवा कहा जाता है, गिड़ीवा। इस तरह आदिवासियों का यह महापर्व जो है संपन्न हो जाता है। आप लोग मेहनत करें, भरपूर मेहनत करें और सिंगा बुंगा जो हैं आपको सफल करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास जो है जेपीएससी प्रथम पेपर से संबंधित है, नगरीकरण, ठीक है। इसके बाद जो है आपका अगला टॉपिक जो होगा स्पोर्ट्स पर होगा, ठीक है। तो शहरों का बसना या उसका संकेंद्रित होना नगरीकरण कहलाता है, ठीक है। नगरीकरण के अनेक पक्ष हैं, मैंने सारे पक्षों को लेने का प्रयास किया है। क्लास को आप लोग अच्छी तरह से कीजिए और सुनिए भी ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों की क्या परिभाषा है, यहाँ से प्रश्न आता है प्रीलिम्स में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उन कस्बों या बसावटों को शहर कहा जाएगा जिनके द्वारा निम्न शर्तों को पूरा किया जाता हो। न्यूनतम 5000 जनसंख्या हो, ठीक है, और उस बसावट के कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या, महिला वर्ग नहीं है, यह हटा करके भी देता है ऑप्शन। गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हो। उस बसावट में जन घनत्व जो है 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई प्रशासनिक केंद्र हो या फिर नगर निगम हो,
उन्हें भी जो है शहर का दर्जा दे दिया जाता है, उसे संविधिक टाउन्स कहा जाता है, शहर कहा जाता है। इसलिए 2011 के तहत जो शहरों में संविधिक शहर है, संविधिक शहर का वही अर्थ हुआ कि या तो वहाँ पर कोई प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक है, उसको संविधिक शहर बोलेंगे। उनकी संख्या जो है 4041 है, 4041। जनगणना शहर, जो जनगणना का जो परिभाषा मैंने दिया उसके अनुसार जो उसको फॉलोअप करते हैं वो 3894 हैं। नगर समूह, बहुत सारे नगर मिल करके जब बन जाते हैं नगर, बहुत विशाल क्षेत्र में हो जाता है, जैसे टाटा जमशेदपुर के साथ आदित्यपुर है ना, तो जो है 475 हैं पूरे भारत में बाहरी नगर, ठीक है। इसी के उदाहरण को मैं ले लेता हूँ, जैसे जमशेदपुर के अलावा जो बाहरी नगर में इसका आ जाएगा आदित्यपुर, अगर उसको अलग काउंट करते हैं तो 962 है ऐसा शहर। चलिए अब शहरों के जनसंख्या समूह के अनुसार शहरों के वर्गीकरण को देखते हैं। तो इस अनुसार 2011 में कुल 6 क्लास बताए गए शहरों के। पहले क्लास में था 1 लाख से अधिक, दूसरे में 50,000 से जो है आपका 1 लाख। देखिए 1 लाख तो नहीं है, 99,999 है, लेकिन आपको सुविधा के लिए मैंने कर दिया है, सारे में उसी ढंग से होगा, 999 लास्ट में आएगा। क्लियर, दोनों जगह सेम नहीं होगा, केवल याद करने में सुविधा हो इसलिए रखा गया है। तो दूसरा जो है आपका 50,000 से 1 लाख, वो जो है टोटल जनसंख्या का 11% है। और 1 लाख से अधिक वाली जनसंख्या जो है, जितने भी शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत लगभग 60.54% है। 20,000 से 50,000 ये लगभग 15.5% है। 10,000 से 20,000 वाले जो वर्ग वाले हैं वो 8.43%, और 5,000 से 10,000 जो है वो 4.21% है। और 5,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों का कितनी भागीदारी है कुल शहरी जनसंख्या में? 0.51, यानी कि लगभग 0.5% जो है। राउंड अप करके याद करना है आपको आंकड़े को, ठीक है, पूरा एक्यूरेट का चक्कर में मत रहिएगा, फिर कभी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर या फैक्ट्स नंबर 4 देखा जाए। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16%, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिएगा, किसका निकल जाएगा? गाँव का 68.84%। टोटल जनसंख्या का 31.16% जो है शहर में निवास करते हैं। और इस 31.16% जनसंख्या का जो जीडीपी में भारत का योगदान है वो 63% है, लगभग डबल, ठीक है। और जो 68.84% जनसंख्या है गांव में, उनका जो जीडीपी में योगदान है 37%, ठीक है, समझ गए। वर्ष 2030 भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 40% हो जाएगा। देखिए आएगा 2011 का ही है ना, अगर अभी का एवरेजली कीजिएगा तो 34-34.5% होगा, वो तो आ ही जाएगा अगला साल। झारखंड के कुल जनसंख्या का 24.05% का निवास शहरों में है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए 5वें नंबर पर आते हैं, कुछ और जान लीजिए। 1 लाख से बड़े आबादी के शहरों को सिटी कहा जाता है, लेकिन 1 से 5 मिलियन यानी कि 10 से 50 लाख आबादी वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। 50 लाख से अधिक यानी कि 5 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को मेगा सिटी कहते हैं। 2001 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले मिलियन सिटी की संख्या जहां 35 थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहीं 2011 की जनसंख्या के अनुसार मिलियन सिटी यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, तुरंत याद हो जाएगा। 2001 में 35, इसको उलट दीजिए, 2011 में 53, इसी ढंग से इसको याद कीजिएगा, 53 सिटी। चलिए 7वें नंबर देखते हैं क्या है। भारत में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य, ठीक है, कौन सा है? तो 4 सर्वाधिक शहरीकृत राज्य का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। पहला जो है गोवा, दूसरा मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तीसरा तमिलनाडु, चौथा में है महाराष्ट्र। और इन तीनों में अगर ऊपर वाले तीनों में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तब महाराष्ट्र उत्तर होगा। ऊपर वाले दोनों में कोई ऑप्शन नहीं रहा, गोवा मिजोरम, तो तमिलनाडु उत्तर होगा। तमिलनाडु अगर रहता है तो, अगर चारों है तो गोवा लिखना है। संघ शासित प्रदेशों के मामले में सर्वाधिक नगरीकृत संघ शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, ठीक है। अगर सर्वाधिक ग्रामीणकृत कौन सा है, ठीक है, ये एक प्रश्न आता है संघ शासित प्रदेश, तो भी दिल्ली ही होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन है? बिहार नहीं है, ठीक है, दूसरा सबसे कम है ये हिमाचल प्रदेश है, बहुत आता है परीक्षा में। 8 नंबर आ जाइए। जनगणना 2011 के अनुसार 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या, किसको की पढ़िएगा, किस संख्या
468 है। ठीक है, मुंबई जहाँ सबसे बड़ा शहर है, वहीं नागदा मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है, सबसे छोटा शहर है जिसको शहर का मान्यता प्राप्त है। चलिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 शहर का नाम बताइए। ठीक है, जितना नगर निगम का जो इलाका है उसके अनुसार, तो पहला जो है बृहद मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा बंगलोर, चौथा हैदराबाद, उसके बाद अहमदाबाद है, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, फिर सूरत। ठीक है, नगर निगम का जो इलाका है उसकी जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, आसपास के जो बृहद नगर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, उसे मैं अभी बता देता हूँ। अगर उपनगरों का भी समावेश कर लिया गया जाए, जो आसपास में छोटे छोटे नगर विकसित हुए थे और बड़े शहर से मिल गए, तब क्या क्रम बनता है? तो मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा कोलकाता और चौथा बंगलुरु। 9 नंबर पर हम लोग आते हैं, एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। इसके बाद हांगकांग था, लेकिन अब तो देश रह नहीं गया, इसलिए सिंगापुर के बाद कतर, उसके अलावा ओमान हो गया। ठीक है, मकाओ भी तो चीन में चला गया है। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा, लगभग 100% के करीब नगरीकृत हैं। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, वो है टोक्यो, जापान की राजधानी। देखिए, हिंदी मीडियम से आप देख रहे हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज में अत्यंत कम रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का तरीका नहीं बदल पाया है हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों का। न सिर्फ अभ्यर्थियों का, बल्कि कुछ पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी तरीका जो है वही पुराने ढर्रे पर चल रहा है, जिसके कारण हिंदी मीडियम के छात्रों का सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स में ही नहीं हो पा रहा है। जब हिंदी मीडियम के छात्र जीके के कठिन सेक्शन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, तो सीसेट कौन सी बड़ी चीज़ है? ये सब कोई मैटर नहीं है। कहीं ना कहीं तैयारी जो है डाइवर्ट है, किस तरीके से जो है प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए मैंने जो है इस चैनल को शुरू किया है, ताकि अधिक से अधिक मटेरियल्स जो है आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए। 11 नंबर पर आते हैं, ब्रिक्स देश में सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा देश है? तो इसका उत्तर जो होगा ब्राज़ील होगा। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं, जीके है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ब्राज़ील के बाद क्रमशः रूस, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, फिर चीन और फिर भारत। स्पष्ट है, भारत सबसे कम नगरीकृत है। चलिए, सार्क देशों के सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, क्योंकि सबसे अधिक नगरीकृत भूटान है, और उसके बाद मालदीव है, फिर पाकिस्तान है तीसरा सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश 36.7%। ओके, एंड बांग्लादेश 36.5%। उसके बाद भारत है, फिर अफगानिस्तान है, नेपाल है, और सबसे कम नगरीकृत अगर आता है सार्क देशों में तो श्रीलंका लिखना है। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान, ये चारों जो है भारत से अधिक नगरीकृत हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, 13 नंबर पर आते हैं, पूरे विश्व में कौन सा महादेश नगरीय जनसंख्या में सर्वोच्च स्थान पर है? एशिया। ठीक है, सामान्य सा बात है, एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो नगरीय जनसंख्या भी ज़्यादा होगा। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है नगरीय जनसंख्या क्या है, हर टाइप का जनसंख्या वहाँ पर कम है। ये सब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और एटलस से जुड़े रहिए। सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो एटलस से हमेशा जुड़े रहिए। आपके टेबल पर एटलस होना चाहिए, पेन होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए। रिफिल खाली होते रहे, कॉपी भरती रहे। ठीक है, 14 नंबर पर आइए, पूरे एशिया, पूरे विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का निवास किस देश में? पूरे विश्व में। ठीक है, 89 करोड़। कहाँ? इंडिया में। नॉर्मल सा बात है। चलिए, शहरों के विभाजन को कर लिया जाए थोड़ा सा। कार्यात्मक विभाजन इसको कहा जाता है, फंक्शनल डिवीजन ऑफ इंडियन सिटीज। ठीक है, इस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये ज्योग्राफी का चीज़ है। प्रशासनिक शहर, जहाँ पर कुछ हेडक्वार्टर्स होते हैं, राजधानी होते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट के या फिर राज्य की राजधानी, जैसे दिल्ली, पटना। ठीक है, रांची भी हो सकता है। औद्योगिक शहर जो है बोकारो, जमशेदपुर। व्यापारिक शहर हापुड़, मंडी। शिक्षा, संस्कृति, धर्म, वाराणसी, काशी, रुड़की। पोत शहर पारादीप, हल्दिया, मरमागांव। खनन शहर धनबाद। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ यही काम होता है। ठीक है, बाकी काम भी होते हैं, लेकिन प्रमुखता इन चीज़ों की होती है। पोत शहर यानी कि पोर्ट सिटीज। ठीक है, चलिए 16 नंबर आते हैं हम लोग। इसके अलावा शहरों के आंतरिक संरचना और बसाव के काल के आधार पर शहरों को किस रूप में बांटा जा सकता है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शहरों में, या फिर नियोजित शहरों में
विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन शहर कौन से आएंगे, जैसे पाटलिपुत्र हैं, 16 महाजनपदों की राजधानी है, सारे प्राचीन शहर में आ जाएंगे। मध्यकालीन शहर में कौन आएंगे, तो मध्यकालीन शहर में जो आपका जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में स्थापित किए गए थे शहर, जैसे आगरा, ठीक है, उस समय स्थापित किया गया था, फिरोजाबाद, हिसार, ठीक है, लाहौर, तो ये सब जो है मध्यकालीन शहर में आएंगे। भारत में प्रथम, द्वितीय और तृतीय नगरीकरण की कब शुरुआत हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद ही कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो नगरीकृत सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाई ही चुका हूँ हिस्ट्री में, तो प्रथम नगरीकरण आप मान सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के शुरुआत के साथ 2350 BC NCERT में यही दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर 2000 BC भी रहेगा ऑप्शन में, उसी को मानना है। चलिए द्वितीय नगरीकरण हम लोग आ जाते हैं, तो ये बुद्ध काल में जानते हैं आप जो है महाजनपदों का विकास हुआ था, 16 महाजनपद का, और उसके 16 राजधानियाँ और कुछ अन्य प्रमुख नगर थे, ठीक है। इसी टाइम जो है पाटलिपुत्र का विकास हुआ, काशी का विकास हुआ, कन्नौज का विकास हुआ, इंद्रप्रस्थ का विकास हुआ, पैठन का विकास हुआ, तो द्वितीय नगरीकरण हो गया 600 BC। तृतीय नगरीकरण की शुरुआत जो है 1206 ईस्वी में, आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। उसके बाद से बहुत सारे शहर बसे, जैसे लाहौर, हिसार, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है, बिहार शरीफ बिहार में, ठीक है, और भी बहुत सारे शहर बसे। ये सारे जो हैं तृतीय नगरीकरण के सूचक हैं। आइए हम लोग बात करते हैं भारत में नगरीकरण से संबंधित योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इससे एक प्रश्न आ चुका है पिछले JPSC में। प्रधानमंत्री आवास योजना पहला है, यह 25 जून 2015 से शुरू हुआ। इसके अंतर्गत 20 मिलियन किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य रखा है। 20 मिलियन मीन्स 10 से गुना कर दीजिए, है ना, 200 लाख, इट मीन्स 2 करोड़। मार्च 2022 तक झोपड़पट्टी निवासियों को जो है घर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन मार्च 2018 तक जो स्थिति थी, 28 लाख घरों की सरकार ने मंजूरी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि 8 लाख घर ही जो है लाभुकों को हैंडओवर किया गया। तो अभी जो है 18 तक तो सिचुएशन खराब ही था। चलिए आइए दूसरे नंबर योजना पर, स्वच्छ भारत शहरी मिशन, ठीक है, इसको MBSU अर्बन, यू फॉर अर्बन। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को पहले कार्यकाल में, ठीक है, मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 2018-19 तक इसके अंतर्गत 42,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2019 तक पूरे देश के शहरों को खुले शौचालय से मुक्त कराना है। पूरे देश को नहीं, पूरे देश के शहरों को, ध्यान रखिएगा, ऐसे देश भी लक्ष्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुल जो खर्च हो सकते हैं 62,000 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 14,800 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। 31 मार्च 2018 तक 52 लाख व्यक्तिगत शौचालय बन चुके हैं और 3 लाख से अधिक, 3,20,000 सार्वजनिक शौचालय, ठीक है, और सुलभ शौचालय, जो सुलभ इंटरनेशनल शौचालय जो है आपका, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। कुछ और जानकारी शहरी स्वच्छ भारत मिशन से शहरी क्षेत्र के लिए, तो ये बजट, जो वर्तमान बजट कुछ दिन पहले प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2021-22 का बजट, उसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत शहरों की स्वच्छता के लिए अगले 5 वर्षों में 1,42,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 1,42,000। इस योजना की अवधि 2021 से 2026 5 ईयर्स की होगी। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2021 में 4242 यानी कि 4,242 शहरों का सर्वेक्षण, जो स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होगा। इससे जन भागीदारी को महत्व मिलता है। इससे ये ODF प्रोटोकॉल, ठीक है। देखिए ODF का फुल फॉर्म भी आ सकता है, जो है ओपन डिफेक्शन फ्री ODF, ठीक है। ODF का जो है आपका प्रोटोकॉल एक शहरों के लिए बनाया गया है, जिसके आधार पर शहरों को ODF या ODF प्लस या ODF डबल प्लस जो है घोषित किया जाएगा। अगर ODF की बात की जाए तो ऐसे शहरों में सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव, पर्याप्त संख्या और साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था होगी। और ODF प्लस, तो जो ODF होगा उसमें क्या प्लस होगा, ठीक है,
तो उसमें प्लस होगा खुले में शौच या मूत्र त्याग पर पूर्ण रोक, और जो ऊपर ODF में हो तो रहेगा ही। अब आइए ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल को जान लेते हैं। तो इसमें डबल प्लस है तो ODF वाला भी रहेगा, ODF प्लस वाला भी रहेगा, यानी कि खुले में शौच मूत्र त्याग पर पूर्ण रोक। और जो नया इसमें जोड़ा गया है जो लास्ट वाले प्लस के लिए, वो है शौच या मल के अन्य स्वरूप के निस्तारण की पूर्ण व्यवस्था, यानी कि जो भी प्रबंधन है इधर उधर बिखरा हुआ ना रहे, नाली से गंदा पानी ना निकले, सारा प्रबंधन एकदम बेस्ट रहेगा। ठीक है, कुछ और आंकड़े को देख लीजिए जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वर्तमान में देश के 819 शहर को ODF प्लस और 312 शहरों को ODF प्लस 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 वाले तो कम होंगे ही का दर्जा मिल चुका है। जहाँ तक ODF की बात है वो तो हमारे प्रधानमंत्री ने UNO में ही घोषणा कर दिया था 2020 में संभवतः, कि पूरा देश ही जो है ODF हो चुका है। देश में मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही शर्मनाक है, जब सर पर उठा करके मानव मल को चला जाता है, बहुत ही जो है आपका अमानवीय हरकत है। इससे पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए सरकार के द्वारा, इसके लिए एकदम वेट नहीं किया जाना चाहिए, और इसके लिए हो सके तो एक जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जानी चाहिए। अब आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा खत्म हो गया है तो नहीं आएगा, पिछला बार भी खत्म हो गया था 16 में भी, लेकिन फिर भी आया, इससे एग्जाम में आया है। ठीक है, यह योजना जो है प्रारंभ में 7 साल के लिए शुरू हुआ था, यानी कि 2005 से 2012 तक के लिए यही क्वेश्चन आया था, कितने साल के लिए, और भी कुछ था ऑप्शन। इससे जो है मार्च 2014 तक फिर 2 साल और विस्तार दिया गया, मार्च 2014 तक, और इसको बंद करके इसका जगह अमृत योजना को मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृत योजना के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब आइए डी नंबर में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत मोदी सरकार के द्वारा 25 जून 2015 को की गई है। डेट इसका याद रखिएगा, हर फैक्ट्स इसका याद रखिएगा, इससे प्रश्न इस बार आ सकता है। इसके तहत कुल 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण पूरे भारत में किया जाना है। स्मार्ट शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, हरित क्षेत्र, धारणीय विकास और सुरक्षा इत्यादि को बहुत विशेष रूप से महत्व दिया जाएगा। 100 स्मार्ट सिटीज। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यकाल जो शुरू में निर्धारित किया गया था 2015-16 के वित्तीय वर्ष से 2019-20 के वित्तीय वर्ष तक था। विश्व कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, परंतु वर्तमान में यह विश्व 22 से 23 तक इसका विस्तारित कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपए की खर्च अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपए का। चयनित शहरों को प्रतिवर्ष प्रति शहर 1,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाए। हर एक शहर को हर साल 100 करोड़ रुपए जो हैं प्रदान किए जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की 50-50, यानी कि अगर 100 करोड़ है तो 50 करोड़ जो है राज्य सरकार देगी और 50 करोड़ केंद्र सरकार। ठीक है, टोटल 48,000 करोड़ खर्च 5 वर्षों के लिए। प्रत्येक वर्ष स्मार्ट सिटीज के लिए जो चयनित किया गया है 100 करोड़ दिया जाएगा और 50-50 इसमें योगदान होगा केंद्र राज्य का। झारखंड में स्मार्ट सिटी के रूप में पहले शहर का चयन किसका किया गया है? रांची का। बहुत कन्फ्यूजन था कि रांची का चयन हो कि जमशेदपुर का कि धनबाद का, और जमशेदपुर बहुत काफ़ी आगे चल रहा था क्योंकि ये सुनियोजित शहर है, लेकिन अंततः राजधानी शहर होने के नाते रांची ने बाजी मार ली है। चलिए अब अमृत योजना पर आते हैं। इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। इसका शुरुआत जो है 2015 में ही कर दिया गया था और इसको जो है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के स्थान पर लाया गया था। इसमें जो है शहरों का आधारभूत ढांचा का विकास किया जाएगा। ठीक है, चयनित शहरों का। इसमें चयनित कितने शहर हुए हैं? तो 500 शहर हुए हैं। यहाँ पर जलापूर्ति हुआ, सीवरेज नेटवर्क हुआ, परिवहन हुआ, हरित क्षेत्र के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाएंगी। हरित क्षेत्र में चारों ओर पेड़ पौधा वगैरह लगाना। हालांकि स्मार्ट सिटी इतना तो बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। मार्च 2018 तक 500 शहरों में से 20 शहरों पर कार्य शुरू हो चुके थे। कार्य में वृद्धि करने का जरूरत है। चलिए अगले योजना पर आते हैं, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति। यह नीति है, योजना नहीं है। यह नीति 2008 में शुरू हुई थी। योजना को नीति कर दीजिएगा। इसके अंतर्गत शहरी गरीब और महिलाओं को ध्यान में रखकर स्वच्छ
स्वच्छता संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास इस नीति के तहत किया जाएगा। विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन का अर्थ विस्तार होता है, इसको शॉर्ट में जो है हृदय कहा जाएगा, ठीक है। हृदय योजना के तहत 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना जो है 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विरासत शहरों के समग्र विकास करना। विरासत शहर माने प्राचीन शहर भी हो सकते हैं, किसी किले के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, या किसी अन्य कारण से, ऐतिहासिक कारण से प्रसिद्ध हो सकते हैं, यूनेस्को द्वारा घोषित शहर हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इन शहरों के आधारभूत ढांचा को मजबूत किया जाएगा। और टेंशन नहीं लेना है, हृदय योजना कब शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है उस पर ध्यान दीजिए, और इसका फुल फॉर्म को जरूर कर लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। एच नंबर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इस मिशन की शुरुआत सितंबर 2013 में की गई थी और यह 790 शहरों में लागू है, ठीक है। हृदय योजना 500 शहर, स्मार्ट सिटी 100 शहर और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 790 शहर। ध्यान रखिए, इस मिशन के तहत शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। क्यों? ताकि शहर की सुंदरता जो है वृद्धि हो सके। कैसे वृद्धि होगा? तो उनको जो है क्रय शक्ति बढ़ेगा, उनका इनकम होगा, तो अच्छे माहौल में रहना पसंद करेंगे, तो स्लम बस्तियों का विनाश होगा और शहरों की सुंदरता बढ़ेगी। चलिए आइए नंबर, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006। परिवहन बहुत ज़रूरी है। आप जब सड़क पर निकलते हैं, बिहार जैसे राज्यों के किसी भी छोटे या बड़े शहर में, तो सड़क पर निकलने का इच्छा नहीं करता है, इतना जो है अव्यवस्थित परिवहन होता है। इसलिए परिवहन नीति को क्या किया गया, किसी भी शहर के नियोजन या प्लानिंग में परिवहन को एक महत्वपूर्ण पैरामीटर या मानक के रूप में स्वीकार किया गया। पैरामीटर और मानक के बीच यह जोड़ देना है। चलिए अगला, ये नगर वन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सबसे नया योजना है, ठीक है। इसे मैंने डाल दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना को 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री के द्वारा 2020 में, पिछला साल ही शुरू किया गया है, ठीक है, 1 साल भी नहीं हुआ है। इस योजना के अंतर्गत साल, सागवान, इमली, आम और कुछ अन्य वृक्षों का वृक्षारोपण शहरों के खाली स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में किया जाएगा, ठीक है। इसमें जन भागीदारी को महत्व दिया गया है। क्लियरली जो नाम दे दिया गया है नगर वन योजना की, जनता को ही लगाना है, तो जनता के द्वारा ही वनीकरण करना है। 2020 के नगर वन योजना का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है आपका पुणे के बाजेनगर इलाके में। यहाँ लोगों ने जागरूक होकर एक विशाल क्षेत्र को जो बंजर था, खाली था, उसे हरे भरे जंगल में बदल दिया है। यहाँ अब क्या सिचुएशन देखिए, अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष हैं, यानी कि जैव विविधता उत्पन्न हो गया है। तरह तरह के पक्षी जो हैं चहचहाने लगे हैं, ठीक है। बहुत ही सकारात्मक है, इससे प्रेरणा जो है पूरे देश के शहरवासी ले सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने डेमोग्राफी का क्लास लिया था, उसमें विस्तृत नोट्स दिया गया था भारत और झारखंड के जनसंख्या के संदर्भ में। उसमें जनसंख्या का सिद्धांत मैंने इनपुट नहीं किया था, उसे मैं आज इनपुट कर देता हूं। यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उसको कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा जेपीएससी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी। चलिए, जो पहला जनसंख्या का सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा, नगरीकरण से संबंधित नहीं है, ये जनसंख्या से संबंधित है, डेमोग्राफी से। पहला जो है माल्थस का सिद्धांत। इस सिद्धांत में जनसंख्या की वृद्धि और खाद्यान्न की आपूर्ति के बीच में संबंध बताया गया है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जहां ज्यामितीय तरीके से होता है, वहीं खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय तरीके से होता है। यानी कि खाद्यान्न का उत्पादन जहां 1, 2, 3, 4 टाइप का बढ़ता है, वहीं जनसंख्या जो है आपका 1, 2, 4, 8, 16, 32 टाइप का बढ़ता है। माल्थस के द्वारा जनसंख्या सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया गया था, ये भी आपका परीक्षा में आया करता है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अगर मानव जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाता है तो प्रकृति लगा सकती। कैसे लगाएगी, समझ रहे हैं ना, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, क्लियर। ये 2 नंबर में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, जानते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के जनक माने जाते हैं, किसानों के, श्रमिकों के, या फिर आपका निर्धनों के, ठीक है।
उनके पक्ष में इन्होंने विचारधारा को रखा जो कि पूंजीवाद के विरोध में था। इनका कोई भी विचार पढ़िएगा वो पूंजीवाद को गलत बताते हुए ही देते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार अमीर जहां उत्पादन के साधन के स्वामी होते हैं और धन संग्रह करने में व्यस्त रहते हैं, वहीं गरीब तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के द्वारा ही वो अपने श्रम का संचय कर पाते हैं। इनके पास धन संचय नहीं रहता बल्कि श्रम संचय रहता है और यही इनकी संपत्ति होती है। यानी कि जो कंसेप्ट होता है कि चलो 5-6 बच्चा अगर है तो कुछ ना कुछ सब कमा करके लाएगा तो घर चल जाएगा। क्यों यह कंसेप्ट बनता है? क्योंकि घर में गरीबी है, ठीक है, कोई प्रशिक्षित नहीं है, ना ही शिक्षित हैं कि उन्हें अच्छा वर्क मिल सके, तो एक ही भरोसा उन्हें होता है श्रम पर। तो इनका यही सिद्धांत था कि जो जनसंख्या वृद्धि का कारण भले ही आप ठहरा दीजिए गरीब वर्गों का, लेकिन उनका भी जो है कहीं न कहीं से आरोप था पूंजीपति वर्ग पर, क्योंकि वे अपने धन को जो है संग्रहित करके रखते हैं। इनका कहना था कि चाहे जमींदार हो या उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति वर्ग के लोग हों, वे लोग जो हैं अधिशेष उत्पादन, चाहे इंडस्ट्री में हो रहा है या खेत में हो रहा है, अधिशेष उत्पादन में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। कम से कम श्रम पर अधिक से अधिक कार्य कराना चाहते हैं। उनका प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि कोई इतना अमीर नहीं हो जाए कि, यानी कि कोई इतना धनी नहीं हो जाए कि दूसरों को जो है वो खरीद ले, दूसरे व्यक्ति को, और कोई इतना निर्धन ना हो जाए कि वह जो है खुद को बेच दे किसी के पास, ठीक है। साम्यवाद की क्रांति तो इनके द्वारा हो गई, लेकिन आज साम्यवाद का परिभाषा चीन और रूस जैसे देशों ने बदल रखा है और कुछ लोगों का नियंत्रण पूरे देश पर हो चुका है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर उत्पादन के लाभ में यानी कि अधिशेष में इन्हें न्यायपूर्ण हिस्सा मिलता तो निश्चित रूप से ये भी जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं होते। आइए हम लोग जानते हैं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का प्रयोग जो है आप जगह जगह मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में भी कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के साथ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में हो या ज्योग्राफी में हो, बहुत जगह जो है आपका इसके उदाहरण जो हैं आप मुख्य परीक्षा में इनपुट कर सकते हैं, एस्से में डाल सकते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो है, जनसंख्या वृद्धि से कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि जरूर होते हैं। जनसंख्या बढ़ेगा तो वर्किंग पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना। कार्यशील जनसंख्या के वेतन में भी एक सीमा तक वृद्धि होती है, फिर उच्चतम स्तर पर पहुंचती है, लेकिन संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग हो जाने के बाद जनसंख्या में और अधिक वृद्धि अगर होती है तो फिर कार्यशील जनसंख्या के वेतन में कमी आने लगती है। इसका अर्थ यही है कि संसाधन से ही न सभी को वेतन मिल रहा है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस का कोई भी रूप हो। अगर वही समाप्त होने लगेगा तो फिर आपको वेतन कहाँ से मिलेगा? फैक्ट्री में अगर आयरन ओर्स नहीं आएगा इस्पात फैक्ट्री में, तो इस्पात कहाँ से बनेगा? फिर आपको नौकरी तो जाना ही है। बहुत सारे दावेदार हो जाएंगे, नौकरी की जनसंख्या वृद्धि होगी, तो एक सीमा तक ही वेतन बढ़ सकता है। लेकिन आप गलत ढंग से जो है आप विदोहन करेंगे संसाधनों का, तो फिर भविष्य के लिए नुकसानदायक होगा। इसीलिए कहा गया है अनुकूलतम जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या इतना होना चाहिए जो वर्तमान संसाधनों के अनुरूप हो, ठीक है, उस पर बोझ नहीं होना चाहिए। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, जनसंख्या के संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को थॉमसन 1929 में दिया और कुछ संशोधन के साथ नॉटस्टीन के द्वारा 1945 में दिया गया था। ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी है, ठीक है, झारखंड में नहीं है, जो सिविल सेवा के ज्योग्राफी ऑप्शनल होते हैं उसमें है। इस जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि के 4 चरण बताए गए हैं। बहुत सिंपल चरण है, ध्यान से सुनिए। प्रथम चरण, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यंत अधिक होता है। ये पाषाण काल टाइप का पहले का सोच लीजिए, जन्म भी कोई कंट्रोल नहीं था और लोग मर भी जाते थे तरह तरह के रोग से, ठीक है। तो क्या होता था, पॉपुलेशन जो है फ्लक्चुएट करता था, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो इसलिए माना जाता है कि अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हुई। अगर नहीं वृद्धि होता तो आज जो है सिविलाइजेशन आप देखते ही नहीं कितना सारा जनसंख्या का। तो कमी वृद्धि होते हुए अंततः जो परिणाम रहा वो वृद्धि हुई। यही प्रथम चरण है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का, ठीक है, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी। आइए द्वितीय चरण में देखते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, इलाज वगैरह का सुविधा हो गया, तरह तरह के रिसर्च हो गए, विशेष रूप से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद। तो लोगों में जो था स्वास्थ्य के प्रति
स्वास्थ्य उनका अच्छा रहने लगा तो मृत्यु दर जो था कम हो गया, लेकिन जन्म दर के प्रति जागरूकता नहीं थी और जन्म दर अत्यधिक रहा। ये द्वितीय चरण में आपका है। जैसे अभी वर्तमान में अफ्रीकन और एशियन अधिकांश कंट्रीज जो हैं द्वितीय चरण में हैं, ठीक है। प्रथम चरण से तो लगभग सारे देश निकल गए हैं। अब जो है आपका पिग्मीज को ले सकते हैं, अंडमान निकोबार के जनजातियों को ले सकते हैं, उन लोग हो सकते हैं प्रथम चरण में। और ये जो होता है द्वितीय चरण जनसंख्या विस्फोट का चरण होता है। तृतीय चरण, अब लोगों में जागरूकता आने लगती है, ठीक है, आर्थिक स्थिति सुधार होता है, शिक्षा सुधार होता है, तो जन्म दर पर उन लोगों के द्वारा नियंत्रण शुरू हो जाता है, ठीक है। हालांकि फिर भी इस सिचुएशन में भी तृतीय चरण में भी जन्म दर जो है थोड़ा अधिक होता है मृत्यु दर से। यही कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, लेकिन इससे जनसंख्या विस्फोट आप नहीं कर सकते और जनसंख्या स्थिरता की ओर जो है वह समाज बढ़ने लगता है। ये लैटिन अमेरिकी देशों में या चाइना में आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका उदाहरण। आइए चतुर्थ चरण देखा जाए। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यंत कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जापान, आपका यूरोपियन कंट्रीज, कहा जाता है कॉकेसस जन प्रजाति जो हैं विनाश के कगार पर हैं। उन लोग बच्चे को गोद ले लेकर के जा रहे हैं भारत से एशियन और अफ्रीकन बच्चों को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर न विवाह कर रहे हैं अधिकांश लोग और बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। सारे लोग, वृद्धों का देश आपका जापान को कहा जाता है। जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाता है या फिर कहीं कहीं कमी भी आती है, माइनस में चला जाता है वृद्धि दर, है ना। आइए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जनसंख्या से रिलेटेड है, लिमिट ऑफ ग्रोथ। डायरेक्ट तो रिलेटेड नहीं है, फिर भी जनसंख्या का संबंध तो है ही। 1972 में क्लब ऑफ रोम से संबंध रखने वाले कुछ विद्वानों जैसे मिडोज, रेंदर ने पढ़िएगा, इसको रेंडर पढ़िएगा, वहरेंस द्वारा समृद्धि की सीमाएं, ग्रोथ ऑफ लिमिट सिद्धांत को दिया गया था। इस सिद्धांत में कहा गया कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है और जनसंख्या पर नियंत्रण करना ही होगा, अन्यथा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो विद्वान जितने भी थे जिन्होंने समृद्धि की सीमाएं का सिद्धांत दिया था, उनका कहना था कि 2050 तक मानव समुदाय को, सभी देशों को, पूरे विश्व समुदाय को चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि दर को 0% के स्तर पर ले आएं, अन्यथा नकारात्मक स्थितियों का सामना करने को तैयार रहें। नकारात्मक स्थिति क्या हो जाएगी? खाद्यान्न की कमी हो सकती है, जगह की कमी हो सकती है और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार आज का क्लास जो है समाप्त होता है। ये बहुत सारा ज्ञान दे गया आज का क्लास भी आप लोगों के लिए। विश्वास कीजिए और जुड़े रहिए, यहाँ पर भरपूर ज्ञान मिलेंगे इस चैनल पर। बाकी चैनल से यह अलग है, ठीक है। मैं खुद ही काफ़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि मैं सिविल सर्विसेज की क्लासेस आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि इस यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ आपको मटेरियल्स दिए जाएं, किसी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। निश्चिंत रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।